अब हम देखते हैं कि जब ऑयल सस्ता होता है इंटरनेशनल मार्केट में तो यहाँ 3-3 हफ्ते लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, कीमत उस प्राइस पर उस सतह पर नहीं आती। महंगा होता है, ऐलान होता है और 3 दिन में वो प्राइस पास ऑन हो जाती है। तो अब हुकूमत क्या बिल्कुल भी एब्जॉर्बिंग पोजीशन में नहीं है कि ऑयल प्राइसेस को एब्जॉर्ब कर सके, रिलीफ आवाम को दे सके थोड़ा? तो लेट मी फर्स्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन कि ये जो हमने सारा देखा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में हुआ और मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का हुआ, तो एक तो आपने ये देखा है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है, जो कि 3.2% पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो शेव ऑफ होकर 3% रह गई है। जो इन्फ्लेशन है वो भी 4.7% पे ग्लोबली अब समझी जा रही है, विच इज़ हायर इन्फ्लेशन देन थॉट ऑफ बिफोर। सो एक तो ग्लोबल असर है इसका। एक तेल की कीमत है जो आप देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, या जिसको आप जाकर जिसको पेपर प्राइस कहते हैं न्यूयॉर्क में, और एक तेल की कीमत है जिसमें आप प्लैट्स सिंगापुर पाकिस्तान देखता है, और वो तेल की कीमत वो है जिसपे एक्चुअली फिजिकल ट्रेड करता है पाकिस्तान, और ये बड़े अरसे से हम इसको करते आ रहे हैं। अब बात यह है कि लास्ट ईयर आपने 1400, मेरा ख्याल है 28 अरब के करीब रखा था अपना पेट्रोलियम लेवी, दैट्स द मेन बल्क जो इस वक्त टैक्सेस या लेवी की सूरत में है। आई थिंक कलेक्ट शायद 1500 अरब के करीब हुआ। इस साल आपने उसको बढ़ाकर आई थिंक 17.7 ट्रिलियन का हदफ रखा। तो जब आप उसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इस दफ़ा भी आपको 9 रुपए वो बढ़ाना पड़ा। अब एक तो सूरत हाल ये है कि अगर ये कंटिन्यू करता है, मैंने हमेशा कहा है कि ये 3-4-6 महीने तो कंटिन्यू करेंगी ये जो प्राइसेस हैं इस तरह की, तो आप इन द शॉर्ट रन तो ये कर सकते हैं, जो मेरा ख्याल है कि आईएमएफ से गुफ्तगू की जा सकती है कि इस लेवी को कैसे हैंडल किया जाए। ये तो एक शॉर्ट रन की बात है और ज़रूर की जा सकती है। फिर इस पे और भी टैक्सेस हैं, आपको पता है कार्बन लेवी भी बढ़ गई है, वो भी 5 रुपए के करीब हो गई है, और कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी के टैक्सेस हैं जो कि शायद बहुत बड़े नहीं हैं बट स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइसिंग फार्मूला जो है वो ठीक वर्क कर रहा है, उस पर नज़रसानी कर लीजिए। ये शॉर्ट रन में तो यही चीज़ें हैं, बट लॉन्ग रन में असल में तो सोचना पड़ेगा ना हमें कि हम जिस तरह अपने पेट्रोलियम सेक्टर को चला रहे हैं उसमें हमने आखिर क्या तब्दीली कर रही है इस मामले से निकलने के लिए। देखिए ना, अगर आप इन मार्केट्स को डीरेगुलेट नहीं करेंगे, मे बी इस मार्केट बेस्ड प्राइसिंग पे नहीं जाएंगे। हमने हाई ऑक्टेन को किया हुआ है जिसमें एक प्राइस कंपेटिटिव बिहेवियर होता है। इसी तरह IEFM है। अब आपको याद है कि इस दफ़ा $1 में भी हमें 4-4.5 रुपए देने पड़े हैं पेट्रोल की सूरत में। फ्रेट इक्वलाइजेशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हमें एक रूल बेस्ड ट्रांजिशन करना पड़ेगा फ्रॉम जस्ट बीइंग इन स्टेट कंट्रोल। एक तो ये बात हो गई। फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म है। मैं इसलिए इन सब चीज़ों की गुफ्तगू कर रहा हूँ कि अगर हम शॉर्ट रन में ही सोचते रहेंगे ना कि प्राइस एडजस्टमेंट्स कैसे हों, तो वो शायद होंगी नहीं। ये जब तक आप कोई लॉन्ग रन मेजर्स लेंगे नहीं, हम इसमें से निकल नहीं पाएंगे। अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए ना, असल बात यह है कि आपको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना पड़ेगा पाकिस्तान में। इसके अलावा तो आपके पास कोई सूरत हाल नहीं है। फिर फास्टर अप्रूवल्स हैं, सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को लोकल जो हमने बनाना है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में जाना है, एक्सप्लोरेशन में जाना है, इसको कैसे हैंडल करना है ये हमें देखना पड़ेगा। फिर पूरी कमर्शियल गैस मार्केट है, हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, थर्ड पार्टी गैस सेल्स लिबरलाइज करना पड़ेगा। LNG और पेट्रोलियम इंपोर्ट्स को अनबंडल करना पड़ेगा। SNGPL और SC, ये जो हमारी सुई सॉर्दन है, ओपन एक्सेस क्रिएट करना पड़ेगा हमें। पाइपलाइन एंड LNG टर्मिनल्स विद ट्रांसपेरेंट कैपेसिटी एलोकेशन, और सबसे बढ़ के हमें डेटा क्रिएट करना पड़ेगा इस सारी चीज़ में। अब अगर ये एफिशिएंसी ऑफ रिफाइनरी ही नहीं हम ठीक कर पाए, आपको मालूम है कि रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन हैज बीन ऑन द कार्ड। तो ये जो आप ये तरीके आप सारे बता रहे थे ना, ये कैसे इसको प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए डीरेगुलेशन के जो प्रोसेसेस थे। अब आप खुद ही ये देखिए ना कि आपने अपनी रिफाइनरीज को भी अपग्रेड नहीं किया, तो आप बाहर से क्रूड मंगा के क्या रिफाइन करेंगे। आपने पहले बात की कि हम रशिया से तेल मंगाएंगे, पर आपके पास पार्को के अलावा, यानी कि लाइट कन्वर्जन वो भी करती है, वो भी डीप कन्वर्जन नहीं करती। आपके पास कोई ऐसी रिफाइनरी नहीं है, बाकी सब हाइड्रोस्किमिंग पे हैं। अगर आप ईरान से भी क्रूड लेंगे तो आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान जब तक ये डीप मेजर्स नहीं लेगा, हम ये डीप काम नहीं करेंगे, हम अगर गुफ्तगू सिर्फ ये करते रहेंगे सतही की कीमत कैसे ठीक होनी है, तो ये शायद बात बनेगी नहीं, बिकॉज द इश्यूज आर सो मच डीपर इन द पेट्रोलियम सेक्टर दैट
जस्ट प्राइसिंग मैकेनिज्म। और इस प्राइसिंग में ऑफ कोर्स जैसे मैंने तो शुरू में ही कहा कि पेट्रोलियम लेवी जिसका हमने इजरा किया था इंस्टेड ऑफ सेल्स टैक्स, अगर ये अभी हम 18% पे ले, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुल्क में जीएसटी 18% है, तो मेरे ख्याल 40-45 रुपए से ऊपर नहीं बनेगी। आप उसको 80-90 रुपए पे रखे हुए हैं, इस पे आपको सोचना पड़ेगा। पूरी मार्केट लिबरलाइजेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म, कंपेटिटिव गैस मार्केट, प्राइस एंड सब्सिडी रिफॉर्म, मतलब आपको देखना पड़ेगा ना कि अगर आप रैशनलाइज नहीं करेंगे फर्टिलाइजर गैस प्राइसिंग को तो आप कैसे आगे चलेंगे। आप लिफ्टमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड ये जो डिस्टॉर्शंस विद टारगेटेड ट्रांसपेरेंट सपोर्ट जहां जरूरत है ये आप कर सकते हैं जरूर। पाकिस्तान में जो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी है उसका बहुत बड़ा दारोमदार अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे रखेंगे और स्पेशली ऑन द पेट्रोलियम सेक्टर, इसको भी सोचना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा है कि एक नेशनल पेट्रोलियम एंड गैस डेटा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, ताकि स्टॉक्स, रिफाइनरी रन्स, इंपोर्ट्स, एलएनजी यूटिलाइजेशन, पाइपलाइन कैपेसिटी, एलोकेशन, प्राइसेस, टैक्सेस, मार्जिन, सर्कल डेट, ये सामने दिखाई दे रहा हो। अब ये बड़े डीपर स्ट्रक्चरल काम है, मच बियॉन्ड द प्राइस मैनेजमेंट। अभी आपको पता है कि हुकूमत ने ये भी बात की थी कि हम एक स्टेबलाइजेशन फंड बनाएंगे, ये जरूर होना चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रिगर कर सके, बट दैट डजंट मीन कि आप प्राइस को डिटरमिन कर रहे हैं, आप एबरेशंस को निकाल रहे हैं। आखिर में मैं हमेशा कहता हूं कि ये सब काम करने के लिए पाकिस्तान को बेस्ट रेगुलेटरी, लीगल, फाइनेंशियल, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री माइंड्स को पुट टुगेदर करना पड़ेगा अगर हमने ये सब कुछ करना है। और खान साहब ये जारी, ये पूरा रिफॉर्म प्रोसेस शॉर्ट टर्म तो नहीं लग रहा, ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होगा। डीरेगुलेशन करने जा रहे हैं और ये सारे स्टेप्स अगर मिस आउट कर देते हैं तो फिर वो डीरेगुलेशन क्या किसी काम की रह जाएगी? वो तो फिर कंपनीज के हाथ में आप अगर कीमत दे देंगे तो उसकी कोई गारंटी तो नहीं होगी कि वो भी रिलीफ फिर लोगों को मिल सके जब तक ये सारे स्टेप्स जो आप तजवीज़ कर रहे हैं नहीं लिए जाते। एब्सोल्युटली दुरुस्त बात है आपकी। आप अगर मतलब इसमें इसका प्रीरेक्विजिट तो इंडिपेंडेंट होगा, बड़ी प्रोफेशनल होगा, रेगुलेट मार्केट डेटा हो, मतलब ये सारे प्री रिक्विजिट्स हैं। और बाकी भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप ये सारा कुछ नहीं करेंगे तो खाली एक काम जो है, दैट इज व्हाई रिफॉर्म डजंट क्रिएट द डेप्थ एंड द प्रॉस्पेरिटी दैट वी आर लुकिंग फॉर। बट आई एम श्योर कि अथॉरिटीज़ को अदराक है इन सब चीज़ों को, एंड वील सी इन कमिंग डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स कि हम ये सारे काम होते हुए देखें पाकिस्तान में। सही। और एक आखिरी ब्रीफ कमेंट, अगर ये आप जो लेवी आपने कहा कि ये 40-45 के अराउंड भी लाते हैं जो इस वक्त 80 पर लीटर है, तो भी ये फिजिबल है, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि इसको हाफ किया जा सके और फिर ये जो कलेक्शन है वो भी मुनासिब हो सके? IMF से डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसा टैक्स है जो अनफॉर्चुनेटली आप पे भी और अमीरों पे भी और गरीबों पे भी मतलब एक जैसा पड़ रहा है। और अगर ये प्राइस हायर रहती है तो ये इन्फ्लेशनरी होगा, अगर ये इन्फ्लेशनरी होगा तो पॉलिसी रेट ऊपर जाएगा, फिर फिस्कल पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सो ये इट्स अ सर्कल। आई एम श्योर कि इसकी डिस्कशन की जा सकती है फंड के साथ कि इसको थोड़े अरसे के लिए यहाँ पे रोक लिया जाए या थोड़ा कम किया जाए, बिकॉज मेरे ख्याल में तो ये काउंटर सिक्लिकल ही होना चाहिए। अगर कीमतें बहुत ऊपर जा रही हो तो इसको मैनेज कर लें, और अगर 18% जीएसटी ही लगाना हो तो वो तो 40 रुपए के करीब बनता है। दैट्स अ थॉट प्रोसेस जो कि जरूर IMF से डिस्कस किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।